एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। और ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी शहर कराची के हवाले से, मसाइल के हवाले से। और अभी जैसे हमारा कुछ देर पहले बात कर रहे थे हम कि इन सारे मामलात से ख़ास तौर पे जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, आपकी इकानमी को डायरेक्ट जो है इसका नुकसान होता है इस तरह के वाक़यात से। और हम जहाँ पर रह रहे हैं, जैसे अभी खबरें कुछ अच्छी नहीं आ रही, ख़ास तौर पर जैसे जो लीस्ट लिवेबल सिटीज़ के अंदर जो है उसका शुमार हो रहा है, तो ये एक बड़ा सीरियस कंसर्न है। बहरहाल इसी हवाले से गुफ्तगू करते हैं। एक बड़े ख़ास मेहमान हमारे साथ हमें वीडियो लिंक के ज़रिए ज्वाइन कर रहे हैं, जनाब राशिद सिद्दीकी साहब। एक बहुत ही आप समझ लें कि सीनियर तज्ज़ियाकार भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, मौशी मामलात को समझते भी हैं और बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं। उनसे जो है इन सारे मामलात का जो अहाता करेंगे और इस पर गुफ्तगू करेंगे। राशिद सिद्दीकी साहब को मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया राशिद साहब प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। राशिद साहब, अभी कुछ देर पहले ये मामला ज़ेर बहस आ रहा था कि शायद कराची में आप देख रहे हैं बढ़ती हुई वारदातें, और कभी किसी को बैंक से निकलते हुए लूटा जा रहा है, कभी किसी बिजनेसमैन को लूटा जा रहा है। ये हो क्या रहा है? हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ये पोर्ट सिटी है, इसको बेहतर कैसे बनाया जाए। अब यहाँ पर ये शहर रहने के काबिल नहीं रहा, दुनिया में ये इंडिकेटर्स बता रहे हैं। ऐसी सूरत में कैसे बिजनेस फ्लरिश करेगा, और अगर नहीं करेगा, अगर इस शहर के अंदर, तो मुल्क की इकोनॉमी का क्या होगा? हमारा तो अभी तक ये कंसर्न है ही नहीं कि इस शहर को बेहतर किया जाए, ना लॉ एंड ऑर्डर की कोई बात कर सकता है। मैं इन्वेस्टमेंट की, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, ये बातें तो बड़ी बेईमानी सी हैं। आपकी इसके ऊपर क्या राय है, फरमाइए। देखिए, कराची एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, और जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटी होते हैं, जितने भी दुनिया के बड़े बड़े शहर हैं, उनके अंदर ये छोटी मोटी वारदातें और ये छीना झपटी और स्ट्रीट क्राइम ये डेफिनेटली होते रहते हैं। ठीक है, लेकिन अच्छी बात यह है कि हमने इसके ऊपर काफ़ी हद तक काबू पाया है, और जो बिजनेस से रिलेटेड मसाइल हैं वो मेरे ख्याल से ये जितने जो इश्यूज हैं, शायद ये इतने बड़े इश्यूज नहीं हैं। जितने बड़े इश्यूज हैं वो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस के हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर के हैं। ठीक है, बहरहाल आपकी बात में बड़ा वजन है, ये चीज़ें आदमी को डिस्टर्ब करती हैं। और देखें, इस पर सबसे पहली बात तो ये है कि गवर्नमेंट बार कहती है कि जो इकनॉमी है ना वो डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए। तो अगर इन हालात में लोग अगर इतना कैश लेके जाएंगे तो डेफिनेटली वो उनके लिए भी मसला है, और डेफिनेटली जो लोग मतलब क्रिमिनल्स हैं उनके लिए टेम्पटेशन है। ठीक है, तो असली तौर पर तो इतनी कैश की ट्रांजैक्शन होनी नहीं चाहिए। तो इसके अंदर लोगों की भी गलती है, और अगर हम हुकूमत के रेट कहें तो डेफिनेटली हुकूमत हर जगह और हर चीज़ को तो काबू भी नहीं कर सकती जब तक हम लोग भी हुकूमत का साथ ना दें। ठीक है ना, तो इतने बड़े कैश की ट्रांजेक्शन करना असली तौर पर तो गैर मुनासिब है, तो इतनी बड़ी ट्रांजेक्शन होनी नहीं चाहिए। और जहाँ तक सवाल है स्ट्रीट क्राइम का, तो अगर आप गौर करेंगे तो अगर आप सही मानों में डाटा लें, दुनिया के जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटी है बड़े बड़े, उन तमाम सिटीज के अंदर ये क्राइम और ये तमाम चीजें तो चलती रहती हैं। नहीं राशिद साहब, लेकिन सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी जो यहाँ प्रिवेल करता है वो दुनिया में नजर नहीं आता। ये बात आपकी मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ कि कैशलेस होनी चाहिए ट्रांजेक्शन, और पूरी दुनिया में ऐसा होता है। मगर ये कि ये जो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है इसका क्या करें? यहाँ पे एक आम शहरी, एक इंडिविजुअल जब भी अपने आप को अनसेफ महसूस करता है तो बिजनेस कैसे लाएगा? मुझे बताएं, कैसे मोटिवेट करें? फिर अभी जो जिस तरह के वाकयात आपके यहाँ हो रहे हैं, अब यहाँ पर जैसे रियल एस्टेट के शोबे में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं, अब ओवरसीज आपके भी जो दोस्त हैं, हमारे भी जो लोग हैं जो ये चाहते हैं कि हम यहाँ पर इन्वेस्ट करें, यहाँ पे जिस किस्म के फैसले होते हैं, कैसे उनको मोटिवेट किया जा सकता है, कैसे वो यहाँ पे इन्वेस्ट करें इन सारे हालात के होते हुए? ये फरमाइए। देखिए, इन तमाम हालात के बावजूद भी जो पाकिस्तान है वो इज़ द बेस्ट लैंडिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ द वर्ल्ड राइट नाउ। ठीक है, लेकिन आपकी बात में वजन है कि हमको लॉ एंड ऑर्डर्स के ऊपर काम करना चाहिए। लेकिन देखिए, मैं आपको वैसे आपस की एक बात बताऊं, हमारे एक ऐसा मसला और भी है। वो मसला ये है कि अगर हमारे कोई एक वारदात होती है ना, तो आपका भी चैनल से ताल्लुक है, आपका भी मीडिया से ताल्लुक है, तो मैं थोड़ा सा आपको भी क्रिटिसाइज करना चाहूंगा कि अगर एक छोटी सी भी वारदात होती है ना, तो मीडिया उसको पूरा दिन एस्केलेट करता है। तो उससे जो मैसेज आता है ना, हमारा जो बाहर जो मैसेज आता है वो कोई बहुत अच्छा मैसेज नहीं जाता है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, ये वो इवेंट्स हैं जो पूरी दुनिया में होते हैं, लेकिन पूरी दुनिया के जो मीडिया होते हैं ना, वो उनको इतना ज्यादा एस्केलेट नहीं करते और इतना ज्यादा बार बार उसको मतलब वो करते नहीं। एक न्यूज आती है, न्यूज के बाद वो चैप्टर खत्म हो जाता है और वो हो जाता है। लेकिन डेफिनेटली जब ये मीडिया इनको बार बार जब करता है, तो फिर उससे जितने ज्यादा लोग देख रहे होते हैं उनके अंदर मायूसी और उनके अंदर डिप्रेशन बढ़ता चल जाता है। तो जितना बड़ा इवेंट होता है तो उसका जो इफेक्ट होता है वो मल्टीपल इफेक्ट हो जाता है। अच्छा राशिद साहब, जी राशिद साहब, मैं ये क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि अब जिस तरह हम देख रहे हैं, एक बार फिर ईरान और अमेरिका की सिचुएशन आपके सामने है, क्रूशल होती नजर आ रही है, अटैक्स हो रहे हैं, और दूसरी जानब ये भी देखा जा रहा है कि दोबारा से जो ऑयल प्राइसेस हैं वो अपनी हाइप पे जा रहे हैं।
तो पाकिस्तान एज अ कंट्री जो अभी स्ट्रगल ही कर रही है अपने तमाम बेसिक मसाइल से, तो अब इस तरह की सिचुएशन को हम किस तरह हैंडल करेंगे? हमारी इकोनॉमी अब कहाँ स्टैंड करती है? देखिए, हमारी इकोनॉमी के लिए हम अगर चाहें तो इसको बहुत अच्छी तरह कैश कर सकते हैं, क्योंकि देखिए इस वक्त लोगों का मिडिल ईस्ट के ऊपर से जो ट्रस्ट है ना वो ऑलमोस्ट खत्म होता चला जा रहा है। और जो पाकिस्तान के पैसे पार थे वो ज्यादातर अगर आप देखें तो मिडिल ईस्ट के अंदर पार थे। अच्छा, फिर पाकिस्तानियों के लिए जो टेम्पटेशन की जगह थी उनमें अगर आप कनाडा उठा के देख लें, अगर आप लंदन उठा के, इंग्लैंड उठा के देख लें, या अगर आप दुबई उठा के देख लें, तो इस वक्त कनाडा की मार्केट भी हमसे बहुत ज्यादा खराब है, इस वक्त इंग्लैंड की मार्केट भी हमसे बहुत ज्यादा खराब है। और मिडिल ईस्ट के अंदर चाहे वो बहरीन हो, चाहे वो कतर हो, चाहे वो दुबई हो, लोग अब वहाँ पे इन्वेस्ट करना नहीं चाह रहे। तो इस वक्त हमारे लिए बेस्ट है कि हम उन पैसे को, उन सरमाए को अपने पास मुल्क में लाने के लिए कोई अच्छी पॉलिसी लेके आए, और उन लोगों के लिए जो पैसा यहाँ पे वापस लेके आना चाह रहे हैं उनके लिए एक इंसेंटिव दे दें। तो मेरे ख्याल से उसकी वजह से हमारे पास मुल्क में काफी पैसा भी आ सकता है, और मेरे ख्याल से शायद इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन अब राशिद साहब, अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारी पॉलिसीज़ क्या रिफ्लेक्ट कर रही हैं? क्या हम बार बार एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि एक्सपोर्ट लेड पॉलिसीज़ बनाएंगे, हम अपनी टेक्सटाइल को प्रमोट करेंगे? ये वो सारे सवाल हैं जो बारहा होते आए हैं, होते रहेंगे। मेरा सवाल ये है कि वो स्ट्रैटेजी कहाँ है, वो प्लान कहाँ है, वो कौन सा गेम प्लान है, एग्जीक्यूशन कैसे होगी? ये जो बात आपने करी है, बड़ी $1 मिलियन की बात करी है, और यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊँ जी कि हम बातें तो करते हैं एक्सपोर्ट पॉलिसी की, हम बातें करते हैं कि एक्सपोर्ट को बढ़ाने की, लेकिन आपस की बात यह है कि इस वक्त हमारे पास कोई एक्सपोर्ट पॉलिसी है ही नहीं। हमारे पास जो पॉलिसी है वो सिर्फ और सिर्फ 5 सेक्टर की पॉलिसी है, कि अगर वो 5 सेक्टर एक्सपोर्ट करेंगे जो ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो ऑलरेडी आपके का हिस्सा बने हुए हैं, तो हमने जो अपनी एक जो वो रखी हुई है सिर्फ 5 सेक्टर की पॉलिसी रखी हुई है कि अगर ये 5 सेक्टर एक्सपोर्ट करेंगे तो हम इनको मराद भी देंगे, हम इनको सब्सिडी भी देंगे, और हम इनको हर किस्म की से ताउन करेंगे। लेकिन हमारा मसला ये 5 सेक्टर नहीं है। हमारा तो मसला ये है कि अगर हमको इस 5 सेक्टर से निकल के हमको 25 सेक्टर में जाना है, तो उसकी वजह से हमारे पास जो पॉलिसी होनी चाहिए वो एक एक्सपोर्ट पॉलिसी होनी चाहिए। मैं आपको छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ कि मैं पैकेजिंग का काम करता हूँ और मेरी कोई बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी 1 से 1.5 अरब रुपए की मैं भी एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। बेतहाशा फार्मास्यूटिकल वाले जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आपके रहमत श्री वाले वो यहाँ से मिठाई एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ से आपके क्या कहते हैं शान मसाला वाले यहाँ से मसाले, तो बेतहाशा ऐसे सेक्टर हैं जो ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर हम उनको फोकस करें, और उनको फोकस करते करते साथ में अगर हम एक एक्सपोर्ट की पॉलिसी लेके आ जाएं कि जिस सेक्टर का जो भी बंदा एक्सपोर्ट करेगा तो हम उसके लिए ये अपना इफेक्ट के अंदर ये हम उनको मरा देंगे, इंसेंटिव देंगे, जो भी ठीक है, इंसेंटिव देंगे। तो अगर वो पॉलिसियां बनाएंगे तो डेफिनेटली फिर हम 5 सेक्टर से निकल के 25 सेक्टर से जा सकते हैं, और फिर हमारी जो एक्सपोर्ट होगी वो डेफिनेटली बूम हो सकती है। नंबर 1। नंबर 2 ये कि हमको अपने इकोनॉमी को बेस्ट करने के लिए खाली एक्सपोर्ट को भी नहीं देखना चाहिए। ठीक है, को अगर फर्ज करें कि हमारी एक्सपोर्ट लोगों के बाहर वालों के हाथ में, अगर वो हमको एक्सपोर्ट मार्केट नहीं दे रहे, लेकिन हमारी अपनी इंपोर्ट हमारे अपने हाथ में, तो अगर हम जो इंपोर्ट कर रहे हैं, अगर उन इंपोर्टेड चीजों को अगर हम यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कर लेंगे तो हमारे साथ सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जो हमारा बेरोजगारी है उसका खात्मा होगा, क्योंकि आपको मालूम है जब रोजगार नहीं होता है तो क्राइम बढ़ता है। एग्जैक्टली, ठीक, बिल्कुल ठीक है। तो जब अगर हम उसके ऊपर काम करना शुरू करें कि जो हम अपनी इंपोर्ट कर रहे हैं हम उसको डिक्लाइन कैसे करेंगे, तो उसकी वजह से क्योंकि हमारे पास रोजगार बढ़ेगा तो स्ट्रीट क्राइम कम होगा। ठीक है, तो जब रोजगार बढ़ेगा तो उसके अंदर क्या होगा कि जो आपका इंपोर्ट का और एक्सपोर्ट का जो डेफिसिट है ना वो कम होगा। तो जब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का डेफिसिट आपका कम होगा तो डेफिनेटली आपके जो डॉलर के रेट है वो भी नीचे आ जाएंगे। जब आपके डॉलर के रेट नीचे आएंगे तो जो पैसा आप सूद के अंदर देते हैं उनको, वो सूद के अंदर पैसा आपका बचना शुरू होगा, तो आपकी इकोनॉमी जो है वो एक अच्छे रास्ते के ऊपर गमजन हो सकती है। बिल्कुल राशिद साहब, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और जिस तरह हम यही देखते हैं कि दुनिया भर में जो उनकी एक्सपर्टीज़ होती है, जिसमें वो माहिर होते हैं, जो उनकी स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, उस पर काम किया जाता है। पाकिस्तान में वो कौन से सेक्टर्स हैं जो हमारी स्ट्रेंथ हैं, जिन पर हमें मज़ीद काम करना है? वो कौन से सेक्टर्स हैं जिनमें अब बहुत ज़रूरत है ग्रोथ की, जिससे हमारी इकॉनमी बेहतर हो सकती है? देखिए, इसके लिए तो आपको सबसे पहले जो है जो हमारे इकोनॉमिस्ट बैठे हुए जो हमारी पॉलिसी बनाते हैं उनको एक डाटा उठाना चाहिए, और डाटा उठाने के बाद वो देखें कि यार हमारे पास कौन कौन सी ऐसी चीजें जिनका हमारा इंपोर्ट का वॉल्यूम बढ़ाया है, हम उनको कैसे प्लान कर सकते हैं। लेकिन
इनिशियली मैं आपको बताऊं, आपकी बात का जवाब देते मैं आपको कहूंगा कि अगर आज हमारे पास 25 करोड़ की आबादी है और हमारे पास दुनिया के बेहतरीन समुंदर हैं, हमारे पास दुनिया के बेहतरीन दरिया है, हमारे पास दुनिया के बेहतरीन पहाड़ हैं, हमारे पास दुनिया के बेहतरीन फ्रूट्स हैं, ठीक है ना। तो अगर हम सबसे पहले इमीडिएटली जो चीजें, जैसे अगर हम दाल चना इंपोर्ट कर रहे हैं, हम दाल मसूर इंपोर्ट कर रहे हैं, हम सफेद चना इंपोर्ट कर रहे हैं, हम एडिबल ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, सबसे पहले तो हमको इसको फोकस करना चाहिए। और ये इन चीजों के चक्कर में हम अपने जो हमारे यूथ है और जो हमारी लेबर है उनके साथ जाति कर रहे हैं इन चीजों को इंपोर्ट करके। ठीक, तो हम इनको इंपोर्ट करके अपने पास बेरोजगारी बढ़ा रहे हैं, और जो हमारी यूथ है, जितने हमारे पास लोग हैं, हम उनके लिए रोजगार का मौका फराम करने के बजाय हम उनके लिए मसाइल पैदा कर रहे हैं। तो इन तमाम चीजों के इंपोर्ट के बाद जब आप काम करेंगे कि हम इनकी इंपोर्ट को बंद करके और ये एडिबल ऑयल को हम अपने पास ग्रो करना शुरू करें, हम सफेद चना को, दाल मसूर को, दाल चना को, गंदम को, इन तमाम चीजों की ग्रोइंग हम अपने पास जब बढ़ाएंगे तो हम इसकी इंपोर्ट का डॉलर बचा सकेंगे, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का डेफिसिट बचा सकेंगे, और हम यही आइटम अफगानिस्तान एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारे और चाइना, ईरान के साथ इस वक्त बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छे हालात हैं, हम उनको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हम नेपाल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, श्रीलंका को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हम यही चीजें दुनिया के बेशतर ममालिक को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। क्योंकि हमको सिर्फ टेक्सटाइल सेक्टर से निकल कर हमको एक्सपोर्ट सेक्टर नहीं आना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। फिर एक बहुत बड़ा सेक्टर जो है हमारा, वो बिल्कुल इस वक्त समझ लें कि खाली पड़ा है, वो है टूरिज्म का। जी, ठीक है ना। लेकिन आधी से ज्यादा दुनिया घूमी है, लेकिन जो हमारे नॉर्दर्न एरियाज की ब्यूटी है ना, वो शायद आपको पूरी दुनिया में कहीं और नहीं मिलेगी। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। आपने बिल्कुल सही कहा राशिद साहब, वो तो हमारी कंसिडरेशन में है ही नहीं। आप सिर्फ थाईलैंड को अगर देख लें, अगर हम अपने नॉर्दर्न एरियाज को थोड़ा सा वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते, वहाँ की रोडें अच्छी बना दें, वहाँ पे अच्छे होटल बना दें, वहाँ पे अच्छे खाने पीने का बंदोबस्त करते हैं, तो हमारे पास बेतहाशा फॉरनर्स आएंगे। और जब फॉरनर्स आते हैं तो आपके पास जब एक फॉरनर जब आपके एयरपोर्ट पे लैंड करता है तो सबसे पहले आपको एयरपोर्ट का टैक्स देता है। फिर जब वो टैक्सी हायर करता है तो आपको डॉलर की सूरत में फॉरेन एक्सचेंज देता है। फिर जब वो होटल में जाता है तो आपको फॉरेन एक्सचेंज देता है। फिर जब वो इंडस्ट्री में जाके कुछ शॉपिंग करेगा तो आपको फॉरेन एक्सचेंज देगा। तो अगर हम टूरिज्म इंडस्ट्री को भी अगर हम थोड़ा सा अपने पास फोकस कर लें तो मैं समझता हूँ कि मईशत करना बहुत बिल्कुल आपने सही कहा राशिद साहब, ये बिल्कुल आपने ठीक कहा। जैसे अभी मैं थाईलैंड की बात कर रहा था, मोर देन $47 बिलियन सिर्फ टूरिज्म से जनरेट कर लेते हैं। ये उनका पोटेंशियल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। हमारा पोटेंशियल उनसे ज़्यादा है, बट उसको कैपिटलाइज नहीं कर रहा है। यहाँ पर उससे अच्छे बीचेस भी हैं, माउंटेन्स भी हैं, डेजर्ट्स भी हैं, सब कुछ है, बट कंसिडरेशन नहीं है। हैविंग सेड दैट, ये आपके जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मैं तो इनको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस तो नहीं मैं इनको कहता, मैं इनको मिनिस्ट्री ऑफ डेट मैनेजमेंट कहता हूँ। ये जो डेट मैनेजर्स आपके बैठे हुए हैं, ये पूरी इकोनॉमी का अगर अहाता करें, अभी तक 3, 3.5 या 4 सालों के अंदर ये हुआ ये है। इसका कुल खुलासा अगर किया जाए कि आपने डेट रीपेमेंट कैसे करनी है, अपने एक्सपेंडिचर में से कट कैसे लगानी है, और उस जो अमाउंट है उसको कैसे इधर अकोमोडेट करके इंटरेस्ट पेमेंट करनी है, अब तक सिर्फ ये हुआ है। और इन बिटवीन कभी आपको जो है वो क्लामिटीज आ रही हैं, कहीं आपको जो है वॉर की वजह से नुकसानात हो रहे हैं, इसको आपने एडॉक बेसिस के ऊपर पॉलिसीज लगाकर काम चलाया है। ये जो सारी चीजें अभी आपने पॉइंट आउट की हैं, आई एम वेरी सॉरी कि इस सारे अरसे में कोई ऐसी चीज रिफ्लेक्ट नहीं हो रही जिससे ये पता चले कि आप टेक ऑफ की पोजीशन में आएंगे और 5 साल के बाद भी आप वहीं खड़े होंगे जहां से सिलसिले का आगाज हुआ था। क्या ऐसा ही है? सिचुएशन यही इंडिकेट कर रही है? जरा फरमाइए। बिल्कुल ऐसे ही। देखिए, एक बैंकर या एक चार्टर्ड अकाउंटेंट वो सिर्फ पैसे को मैनेज कर सकता है कि जो पैसा आपका आ गया तो वो मैनेज कर सकता है, और आपने बिल्कुल 100% सही कहा कि वो मैनेज करेगा जी हमारे डेट कैसे हो सकते हैं, हम इसका यहाँ से कैसे कटिंग कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। लेकिन मुल्क को एक अच्छी इकोनॉमी पे लाने के लिए और एक आने वाले कल के लिए एक अच्छी मईशत के लिए कदम रखने के लिए एक इकोनॉमिक्स का वजीर खजाना होना इंतहाई इश्शत जरूरी है। क्योंकि जो इकोनॉमिस्ट होता है वो आपको बताता है कि यार अगर मेरे एक्सपेंडिचर ₹1 के हैं तो अब मैंने अपने आप को ₹2 जनरेट कैसे करना है। वो इकोनॉमिस्ट जब आपकी पॉलिसी बनाएगा तो वो इन फ्लो और आउटफ्लो दोनों को मद्देनजर रखते हुए आपकी पॉलिसी बनाएगा। तो फिर आपकी जो एक पॉलिसी होगी वो एक बेहतरीन मईशत के लिए, एक अच्छी मईशत के लिए और एक कामयाब तरीन मईशत के लिए वो पहला कदम होगा जो कि हमने आज तक कोई पहला कदम रखा नहीं है। क्योंकि हम अभी तक अपने डेब्ट को खाली मैनेज करते हुए आते हैं, और हमारे डेब्ट जो है वो डेफिनेटली, क्योंकि हमारे डॉलर के रेट हर आने वाले दिन पे बढ़ जाते हैं तो उसकी वजह से हमारे डेब्ट भी बढ़ते चले जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। और हमारे जो फाइनेंस ये जो मैनेजर्स हैं,
इनकी अचीवमेंट क्या होगी बाय द टाइम ये जब ये ऑफिस अपना छोड़ेंगे, तो ये होगी कि इस 5 साल के अंदर इन्होंने IMF के डेट को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया, किस तरह से उन्होंने डेट लिया और उसके बाद दोबारा से डेट सर्विसिंग जो है वो कैसे हुई है, इसको ये मैनेज करते रहे। बस ये अचीवमेंट है। वो सारी चीज़ें जिसका भी आपने तस्करा किया कि इंपोर्ट्स को कैसे कर्टेल किया जाएगा, कैसे स्क्वीज करेंगे, इस इंपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री को दोबारा से एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री कैसे बनाएंगे, अपनी इंटेक्स को कैसे बेहतर करेंगे, प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाएंगे, और सबसे बड़ा जो रीजन के अंदर चैलेंज है कि कंपैटिटिव कैसे करेंगे, प्राइसेस को, इनपुट इतनी बढ़ चुकी है, ये अभी तक कंसिडरेशन में है ही नहीं। एनर्जी की बात कर लें, अब आप बताइए, एनर्जी डेफिशिएंट हो गए हैं, अभी भी आपकी इकॉनमी जो है वो एनर्जी स्टार्विंग है। ये हो क्या रहा है? ये तो समझ में नहीं आ रहा कि पूरी दुनिया के अंदर एनर्जी के ऊपर इतना काम हो गया, हम यहाँ बैठ के मैं और आप अभी ये सोच रहे हैं कि कल अगर बारिश आ जाएगी तो ये जो इंटरप्शन आएगी इसको कैसे हैंडल करेंगे। इंडस्ट्री को तो छोड़ ही दीजिए, बताइए राशिद साहब। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन रेवोल्यूशन इज द ओनली सॉल्यूशन। एब्सोल्युटली, ये हमेशा मैं बार बार इस बात को कहता हूँ। बिल्कुल ठीक है। तो जब तक हम इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर नहीं जाएंगे तो हम एक अच्छा कदम नहीं रख सकेंगे। और जहां तक की बात आपने एनर्जी की है, तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जी। आप एक डाटा उठा के देखें कि आज से 10 साल पहले मेरे ख्याल से अगर 10 घरों में सोलर होता था तो आज 100 घरों में सोलर है जी। आज से 10 साल पहले कोई एक फैक्ट्री ऐसी नहीं थी जो सोलर के ऊपर थी, और आज की तारीख में बेतहाशा ऐसी फैक्ट्री हैं जिनके पास 1 मेगावाट का, 2 मेगावाट का और 5 मेगावाट के सोलर लगे हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि पहले आज से 15 साल पहले जो 20 से 25% बिजली की शॉर्टेज होती थी, उस 25% से ज्यादा जो है लोग ऑलरेडी सोलर के ऊपर जा चुके हैं। लेकिन आज फिर हम ये कहते हैं नहीं जी हमारे पास जो है वो गैस नहीं है, और आज हमारे पास जो है वो बिजली नहीं है, और आज हमारे पास जो है वो पानी नहीं है। तो ये बिजली, गैस, पानी, ये 3 एक ऐसी चीजें हैं कि इनके ऊपर एक इतना बड़ा गेम हो रहा है, और ये पाकिस्तान की अगेंस्ट एक इतनी बड़ी साजिश है कि इसकी वजह से हमारी पूरी इकोनॉमी बर्बाद है, इसकी वजह से हमारी पूरी मईशत बर्बाद है, इसकी वजह से हमारा कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ऊपर जा चुका है, और इसकी वजह से हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं और जो हमारे मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको जितने मसाइल पैदा होते हैं उसका आप कभी अंदाजा ही नहीं लगा सकते। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही, आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारी सिचुएशन जो है बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होती चली जा रही है। अच्छा राशिद साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा। हमारे जी 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 हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ हैं, ज़रा स्टॉक मार्केट के हवाले से भी उनसे जान लेते हैं कि स्टॉक मार्केट के अंदर क्या हो रहा है। जी, क्या हो रहा है? सरफराज अली जी बताइएगा। सरफराज, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी 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 बिल्कुल जी। स्टॉक मार्केट की एक्टिविटी के हवाले से बताइए, इस वक्त क्या मूवमेंट है इंडेक्स की? जी बिल्कुल, आज जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबार के तीसरे दिन कैसी 100 इंडेक्स 1,76,000 पॉइंट तक पहुंच गई। आज कारोबार जो है पॉजिटिव नजर आ रहा है। वैसे अगर मैं आपको बताऊं जी जी कहिए सरफराज। ठीक है, सरफराज की आवाज जो है आवाज नहीं आ रही। बहरहाल मार्केट के हवाले से बात बता रहे थे कि मार्केट में रिकवरी आ गई है। 2 दिन मार्केट में करेक्शन रही है डाउन साइड, और उसकी वजह भी थी क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर हम देख रहे हैं कि पैनिक सिचुएशन है, खासतौर पर मिडिल ईस्ट का जो क्राइसिस है, ईरान और अमेरिका जो वॉर है, इसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी मार्केट में आ चुकी है। और हम देख रहे हैं कि एवरी नाउ एंड देन मार्केट में बहुत ज़्यादा गिरावट आती है तो फिर छोटी सी रिकवरी नजर आती है। तो मार्केट में फ्लक्चुएशन तो रहेगी आने वाले वक्त में भी मार्केट और आगे भी आसिर यही हम लोगों ने यही बात की थी कि आगे भी हम यही देख रहे हैं कि सिचुएशन स्टेबल होती हुई नजर नहीं आ रही। बिल्कुल, तो इसीलिए मार्केट भी अब हमें स्टेबल होती हुई नजर नहीं आ रही। राशिद साहब हमारे साथ हैं, वक्त महदूद है, जरा इसी हवाले से बात कर लेते हैं। राशिद साहब, अब ये पूरी दुनिया की मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी नजर आ रही है, लेकिन हमारे यहाँ तो इसी तरह की एक्टिविटी रहेगी और ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशन भी हमें ये जॉल्ट लगते रहेंगे। किया क्या जाएगा? अभी तक जो बात हम पहले दिन से कर रहे हैं कि आपको पता था कि सिचुएशन एस्केलेट करेगी और ये मामला इतनी जल्दी सेटल नहीं होगा। तो बार बार मैं ये कहता हूं कि यू हैव टू हैव सम कंटीजेंसी प्लान, वो तो अभी तक कोई नजर ही नहीं आया। अब आपको ये दोबारा से हर हफ्ते प्राइसेस को रिव्यू कर रहे थे, अब ये पता चला है कि अभी इंफॉर्मेशन आई, कंफर्म नहीं हुआ सोर्सेस से, कि रोजाना की बुनियाद पर ये डिटरमिन करेंगे कि प्राइसेस क्या होनी चाहिए पेट्रोलियम की। अब बताइए क्या किया जाए? देखिए, पेट्रोल की प्राइसेस के ऊपर दुनिया में क्राइसिस तो ऑलरेडी इस वक्त मौजूद है। ठीक है। अच्छा, क्योंकि हमारे पास एक 101% हमारे पास एक बात तो तय कि हमारे पास डॉलर का भी प्रेशर है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट का कसूर नहीं है, गवर्नमेंट इसके ऊपर मजबूर है।
उसकी वजह क्या है कि जितना महंगा डॉलर वो खरीदेंगे, क्योंकि अब देखें जैसे हुर्मुज से अगर ऑयल हमारा आ रहा है या कहीं से भी हमारा ऑयल आता था जी जी, तो उसकी वजह से अभी यहाँ पे बातें हो रही हैं कि 20% टैक्स लग जाएगा, 10% टैक्स लग जाएगा। अच्छा, फिर क्या है कि जो स्टॉक मार्केट होती है ये भी सेंसिटिव मार्केट होती है, और ऑयल मार्केट जो होती है वो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेंसिटिव होती है। एग्जैक्टली, तो जब भी किसी ऐसे मुल्क के ऊपर मसाइल पैदा होते हैं, जो मुल्क जो है वो तेल का पैदावारी में जिसका बड़ा किरदार होता है, तो डेफिनेटली तेल के ऊपर एक प्रेशर आ जाता है। बिल्कुल ठीक है। तो क्योंकि चाइना जो है वो ऑयल का एक तो बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है, नंबर 1, और दूसरा ये जो हुर्मुज के चक्कर में जो रास्ता आपका जो बंद हो रहा है, खुल रहा है, जिसकी वजह से जहाज़ों की देर और सवेर हो रही है, इससे बिजनेसमैनों का भी मसला हो रहा है। और हमको पता है कि हमारी जो एक्सपोर्ट थी, अगर आज जैसे आज मैंने सुबह ही रेट लिया अमेरिका का, तो जो रेट था मुझे डॉलर का आज से एक हफ्ते पहले $4000 का, वो आज मुझे कोट हो रहा है $7000 का जी। इतनी तो ट्रांसपोर्टेशन डेफिनेटली फिर गवर्नमेंट भी जब इसी बेस के ऊपर जब इंपोर्ट करेगी तो गवर्नमेंट तो हमारी डेफिनेटली हमारी आवाम जो है वो, और गवर्नमेंट जो है वो गरीब है, तो गवर्नमेंट को वो मजबूर है कि उसको पेट्रोल की प्राइसेस तो बढ़ानी पड़ेंगी। ऑलराइट, ठीक है राशिद सिद्दीकी साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि much. आपने हमें वक्त दिया और बड़ी अच्छी गुफ्तगू की और बड़ी मार्केट के हवाले से भी अच्छी इन्होंने एनालिसिस बताई। और प्रोग्राम का यासिर वक्त यहाँ ख़त्म हो चुका है और कल फिर एक और प्रोग्राम के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। मुझे और यासिर और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह।